नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विकास लेक्चर में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार रोजाना की तरह अच्छा होगा, बेहतर होगा और आप लोग अपनी पढ़ाई बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। और इससे पहली वीडियो में हमने जो केमिस्ट्री थर्ड है उसका फर्स्ट वीडियो आपको दिया था और आज हम इस सेकंड वीडियो में जो इससे आगे क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है और हमें कोशिश करनी है कि इससे अगली वीडियो ना बनानी पड़े और सभी क्वेश्चन जो है इसी में ही समाहित हो जाएं। तो आप लोगों से केवल इतना निवेदन है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और हर क्वेश्चन को उठाकर फाड़ दीजिए। ठीक है, और ऐसा आप तभी कर पाएंगे जब आप वीडियो को पूरा देखोगे, पूरा समझोगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा जो चौथे का खंड क्या है, उसमें क्या दिया है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम कोटि अभिक्रिया का आधा भाग 10 मिनट में समाप्त होता है। 99% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलता है और जरूर मिलता है और जरूर मिलता है, मतलब ये क्वेश्चन आना ही आना है। प्रथम कोटि अभिक्रिया का या तो व्यंजक आपसे पूछे या आपको इस तरह का व्यंजक दे या आपको उसमें कोई न्यूमेरिकल वगैरह आपको दे। ठीक है, कुल मिला के बात यह है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया से संबंधित आपको कुछ ना कुछ वहां पर जरूर पूछा जाना है। बात आप दिमाग में बैठा लो। ठीक है, तो देखो अब इस क्वेश्चन में हम किस तरह से करेंगे। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का आधा भाग, आधा का मतलब आपको देखते समझ जाना है कि कहीं ना कहीं अर्ध आयु काल की बात हो रही है। यानी कि अगर बात आधा की हो रही हो ना तो बात अर्धायु काल की होती है। ठीक है, आपको इतना समझ में आया। आधा का मतलब अगर आपको यहाँ 50% भी देता ना, क्या अगर आपको 50% भी देता तो फिर भी आप क्या लेते, इसको अर्ध आयु काल लेते। या आपको आधा दे दिया फिर भी आप यही लिखेंगे, और अगर आधे की जगह 1/2 भी लिख दिया ना तो फिर भी आप क्या करोगे, अर्धायु काल वाला ही फॉर्मूला यूज करोगे। इतना समझ में आया। देखो ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता था, मैंने हर इसका एक पहलू आपको बताया। ठीक है, तो अब इसने हिंदी में लिखा हुआ है आधा भाग 10 मिनट में समाप्त होता है। 99% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? तो भैया आप एक बात बताइए, आधा भाग का मतलब है कि अर्धायु काल, यानी कि जो इसका हाफ टी है, हाफ टी का मान कितना है? 10 मिनट है। 10 मिनट। अच्छा, ये हाफ टी का मान हमने 10 मिनट इसलिए लिया क्योंकि बात आधे की हो रही है, 50% की बात हो रही है। तो यहां से सबसे पहले इसकी मदद से आप क्या निकाल सकते हो? आप सबसे पहले निकाल लोगे क्या, आप निकाल लोगे यहाँ पर वेग स्थिरांक, यानी कि के का मान आप निकाल लोगे। और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो के की वैल्यू होती है वो क्या होती है भाई? वो होती है के इक्वल टू 0.693 और अपॉन में होता है हाफ टी। बताओ ये बात आपकी समझ में आई है कि नहीं आई? क्योंकि इस फॉर्मूले में आपको जो है अब मान रख देना है किसका? हाफ टी का। देखो तो यहां पर हो जाएगा के इक्वल टू 0.693 और हाफ टी का मान है 10। आप चाहो तो इसको यही छोड़ सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आया। ये है हमारा के का मान, इसके आगे जरूरत पड़ेगी इसको आप 1 लिख सकते हो। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे आप 99% के लिए। और मैंने आपको बड़ा ही सिंपल तरीका बताया था। क्या बड़ा ही सिंपल तरीका बताया था? आपको लिखना है कि आपको टाइम यहां पर पूछा जा रहा है तो आप लिखेंगे टी बराबर, चूंकि टी बराबर 2.303 और अपॉन के और लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, क्या ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत यहां पर नहीं है। आपको हमेशा हमेशा क्या ए की वैल्यू आपको 100 ही लेनी है। ठीक है, ए की वैल्यू आपको हमेशा 100 ही लेनी है। क्या, और ये जो x आप देख रहे हो इसकी वैल्यू वो लेनी है जो दिया है। कितना दिया है? 99। एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं था। ठीक है, इतना काम करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में मान रखें। देखो के का मान आपने सोल्व किया है तो के का मान आप यहाँ ये रखोगे। ए का मान आपको 100 लेना है और एक्स का मान आपको जो दिया हुआ होता है। इतना समझे आप? अब देखो जरा, अब टी बराबर 2.303 और के का मान कितना है? 0.693
और अपॉन में क्या है 10 है, तो 10 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब कोई चीज बटे के बटे में लिखी जाती है ना तो उसको हम ऊपर भेज देते हैं। इसके बाद आपका log a का मान है 100 बटे a का मान है फिर 100 माइनस और x का मान है कितना 99। अभी आपको क्या कर देना है, इसको थोड़ा सा जो है आप सोल्व करेंगे। तो देखो कैसे सोल्व करोगे, आप इसको भी रहने दो, इसको बाद में देखते हैं, पहले इसको सोल्व कर लो, हो सकता है कुछ कट उठ जाए। ठीक है, तो देखो इसके बाद क्या करेंगे आप, t बराबर 2.303 गुणा 10 बटे 0.693। ठीक है, और गुणा, अब 100 में से 99 घटाइएगा तो बचेगा कितना 1, यानी कि log 100 रह जाएगा यहाँ पर, log 100। और log 100 को आप सोल्व करोगे ना तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, समझिए इसको। देखो जरा मैं इसको यहाँ साइड में सोल्व करूंगा। ठीक है, इस थोड़े से गणित को समझिएगा। यहाँ पर देखो log 100 का मान आप कैसे निकालते हो, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है। ठीक है, log 100 का मान आप जब निकाल लोगे तो क्या कर सकते हो, log 100 और इसके ऊपर आप 2 लिख सकते हो। क्या, क्योंकि 100 किसका वर्ग होता है भाई 10 का, यानी कि 10 के ऊपर 2 लिखा। और अगर आपको इस तरह का मान रखा मिलता है ना तो संख्या जाती है आगे। ठीक है, 2 log 10 और log 10 का मान कितना होता है 1, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि log 100 का मान कितना हो जाएगा 2। तो 2.303 गुणा 10 और बटे 0.693 और गुणा 2। इतना समझ में आया कि नहीं है? बस अभी आपको कुछ नहीं करना है, केवल इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर झकास से आ जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको जो है थोड़ा सा एवरेज में बताने की कोशिश करता हूँ, यानी कि अगर आपको इस तरह क्वेश्चन मिल जाए ना तो आपको ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, आप क्या करोगे, आप इसको थोड़ा सा एवरेज में मान लीजिए, यानी कि आप इसको लगभग में जब लोगे तो मजा आ जाएगा। कैसे, तो 2.3, इसको तो आप 2.3 मान लीजिए, और इसको जो 10 गुना 2 है इसको यूं छोड़िएगा, और ये जो 0.69 है ना, ये आपका 0.6, इसको इतना छोड़िए। ठीक है, इस पॉइंट से पॉइंट आप काट सकते हो। अब फिर आप इसको उठाइए 2 या 6। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 230 और अपॉन 3। इतना समझ में आया क्या नहीं है? देखो ये बड़ा संख्या थी तो 2.303 और हमने इसको मान लिया 2.3। ठीक है, और इसको मान लिया 0.6। आप चाहते थे इसको 7 भी मान सकते थे, लेकिन आपने जितना है उतना ही करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है। आंसर जरूर थोड़ा चेंज आएगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका ये भी ठीक होता है। तो आप 230 को 3 से भाग लगाना है। देखो इस पॉइंट से मैंने पॉइंट काट दिया, क्योंकि वहां पे भी एक अंक के बाद था, यहाँ पे भी एक अंक के बाद था। जब अंकों के बराबर दशमलव लगा हुआ हो तो आप इसको पॉइंट से पॉइंट को उड़ा सकते हो। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कट गया, अब ये बच गया आपका 6, और मैंने इसको 2 से काटा, 2 3 6, यानी कि नीचे बचा आपका 3, और मैंने 10 का गुणा फिर 23 में कर दिया तो 230। अब 230 को क्या करिएगा, 3 से भाग दीजिए तो 7 या 21, कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, और आपका ये 0 आगे उतर जाएगा। ठीक है, 3 6 18, कितना बच जाएगा 2। अब पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ तो ये जाएगा 76.6, यह है आपका टाइम का मान। ठीक है, थोड़ा एवरेज में आएगा। ठीक है, अगर आप बिल्कुल करेक्ट निकाल लोगे ना तो 67 पॉइंट कुछ के लगभग आएगा। आप इसका जब मान करेक्ट निकाल लोगे तो थोड़ा सा चेंज आएगा, थोड़ा सा कम आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने इसको एवरेज में लिया है ना इसलिए, लेकिन आपको एवरेज में ही लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपके पास इतना टाइम वहां नहीं होगा कि आप उसको बिल्कुल जो है अच्छे से कर पाओ। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे आप, अब ये समय है, अब समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड भी होता है, घंटे भी होता है, मिनट भी होता है, लेकिन यहाँ क्या लिखना है आपको, यहाँ लिखना है 10 मिनट, मतलब मिनट में, तो आपका जवाब भी मिनट में ही आया है। तो देखो कितना ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखो, कितना ही मजेदार क्वेश्चन है। H2O और H2S का बंद कोण किसका बंद कोण अधिक है। ठीक है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, एकदम मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इतना मजा आ जाएगा कि आपको ये कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, तो समझिए इस चीज को एक बार, थोड़ा सा आप ट्रिक से समझिए थोड़ा सा। देखो जरा एक बात बताओ, हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद सल्फर है ना, सल्फर के बाद आप ऐसे एक बढ़ेंगे तो आपको जो है नीचे को चलोगे तो आपको जो है परमाणु क्रमांक
बढ़ते हुए दिखाई देंगे, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ परमाणु क्रमांक से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपको एक बात मैं बताता हूँ, मजेदार बात है। अब वो मजेदार बात ये है कि अगर आपसे कोई कहता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें बनता है, तो आपको ट्रिक याद होगी, फोन, FON, यानी कि फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, सिंपल है। तो भी आपका खुद देखो जरा ध्यान से, हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रहा है। यहाँ क्या है, हाइड्रोजन तो है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ क्या है, सल्फर है। तो यानी कि यहाँ गैसीय अवस्था की बात हो रही है, यानी कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगा। ये चीज आप दिमाग में नोट रखिए। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि द्रव ये गैस है, ये गैस है, द्रव है, तो उसका कारण भी यही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कारण। अब दूसरी चीज समझिए जरा, H2O और H2S में किसका बंध कोण अधिक है और क्यों? मैं थोड़ा सा अलग चीज पूछ लिया इसमें, लेकिन फिलहाल जो मैंने आपको बात बताई है ना, आप चाहो तो इसके आधार पे भी निकाल सकते हो। लेकिन हमारे पास एक तरीका और है, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या ज्यादा होती है, यानी कि जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है वो आकर्षण ज्यादा करता है। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ H2O की संरचना बना रहा हूँ, देखो जरा। अभी आपने यहाँ क्या लिखा, H लिखा, O लिखा, चलो O लिखते हैं, O। और इस साइड में लिखा आपने H, इस साइड में भी आपने H लिखा, और मैं उसको भी साथ के साथ लूंगा। इधर H है और इधर है आपके पास H, और इधर है आपके पास क्या, H। ठीक है, दोनों समझ में आया? देखो इसको ध्यान से समझेंगे, इसको बाद में ध्यान से समझेंगे। पहले आप ऑक्सीजन की बात करो, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, ज्यादा होती है। अब इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, मान लो मैं ऑक्सीजन हूं, ठीक है, इधर ये देख रहे हो ना, ये क्या है, हाइड्रोजन है, इधर क्या है, इधर भी हाइड्रोजन है। अब ये क्या होगा, हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, तो जब दोनों तरफ से विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी, इधर वाले हाइड्रोजन को भी अपनी तरफ खींचेगा, इधर वाले हाइड्रोजन को भी अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है ना, वो अट्रैक्शन ज्यादा करता है, मतलब अम्लीय प्रभाव तो दिखाता ही है, साथ के साथ वो क्या करता है, आकर्षण बल भी बड़ा जबरदस्त तरीके से दिखाता है। तो अब ये क्या करेगा, इधर से भी हाइड्रोजन को खींचेगा, इधर से भी हाइड्रोजन को खींचेगा। तो जब भी दोनों तरफ से हाइड्रोजन को खींचेगा ना, तो हाइड्रोजन की एकदम जो हालत है ना, वो एकदम से ऐसा हो जाएगा झिंगू लाला। ठीक है, तो देखो ये बन जाएगा इसका झिंगू लाला, इस तरीके से। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन को इधर से भी खींचेगा, इधर से भी खींचेगा। खींचना इसकी मजबूरी है ना, इसकी हैबिट है, इसकी आदत बन चुकी है। जैसे कोई चोर डकैत होता है ना, दूसरे को कितना भी पीट लो, कुछ भी कर लो, लेकिन वो मानने वाला नहीं है, उसको हरकत करनी है तो करनी है। ठीक है, कितना भी पीट लो, कितना भी समझा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ ऐसे ही होगा, ये ऑक्सीजन जो है ना, ये मजबूर है अपनी आदत से। क्यों? क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से क्या करेगा, ये अट्रैक्शन दिखाएगा, हाइड्रोजन को नहीं छोड़ने वाला, इधर से भी खींचेगा और इधर से भी खींचेगा। और जब ये दोनों तरफ से खींचेगा ना, तो एकदम से इसका झिंगू लाला सा बन जाएगा। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, यहाँ एक बात और ये है कि इसका जो बॉन्ड एंगल है 104 डिग्री के आसपास होगा। ठीक है, कितना होगा, 104 डिग्री के आसपास होगा। तो H2O के बारे में आपको समझ में आया, यानी कि जो जल की स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका एक कारण और भी है, क्योंकि यहाँ पर ठीक है लॉन पेयर भी है, इलेक्ट्रॉन भी रखे हुए हैं, लेकिन हमें इनसे ज्यादा कोई मतलब नहीं है, हमें केवल विद्युत ऋणात्मकता से ज्यादा मतलब है। अब चलिए इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, ये समझ में आया आपके, विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, लेकिन क्या सल्फर की भी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है? नहीं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की तुलना में इसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। ठीक है, जरा इसका एक ट्रिक समझिए। पहले मैंने अभी आपको बताया था फोन के बारे में, ये फोन वाली जो घटना है ना, इनकी विद्युत ऋणात्मकता पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा होती है। पहले नंबर पे फर्स्ट प्राइज किसको जाएगा, फ्लोरीन को, सेकंड प्राइज ऑक्सीजन को जाएगा, और थर्ड प्राइज नाइट्रोजन को जाएगा। ठीक है, आप ऐसा भी समझ सकते हो, इसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज आता है, इसके ऊपर 2, इसके ऊपर 3। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन जो बेचारा सल्फर है, बेचारा जो सल्फर होता है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कुछ ज्यादा होता है, यानी कि 16 इसका परमाणु क्रमांक ज्यादा होता है, इसलिए इधर हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, ये ज्यादा इसको खींच ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा ही नहीं है। और जब इसको खींचेगा तो मुश्किल से बेचारा 100 डिग्री के आसपास कोण बनाएगा, यानी कि अगर हम बिल्कुल करेक्ट की बात करें तो लगभग 94 डिग्री के आसपास या 92 डिग्री के आसपास इसका जो कोण है वो बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि बंध कोण H2O का ज्यादा होगा। समझ में आया कि नहीं आया है? H2O का कोण ज्यादा होगा,
104 डिग्री ज़्यादा है किससे, 92 डिग्री से। आप ये कर सकते हो। बताओ एकदम सही आपकी समझ में आया कि नहीं है? कितना आसान क्वेश्चन है और कितने आसान तरीके से मैंने आपको जो है बताया। आप इसका ट्रिक ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कोई कहे ना कि विद्युत ऋणात्मकता का क्या मतलब है, भाई निगेटिव माइनस जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की बहुत ज्यादा उपस्थिति हो, है ना। देखो यहाँ तो ये सारे क्या है, ये भी एक ट्रिक यहाँ आप आजमा सकते हो। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का आप आंसर अपने पास से भी बना के लिख सकते हो कि कैसे हुआ ये सब कुछ। ठीक है, तो इसका जो है स्क्रीनशॉट चाहो तो आप ले सकते हो। फिर देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन सेकंड पॉइंट में क्या करता है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, ऑस्टवाल्ड प्रक्रम में HNO3 के निर्माण की क्या प्रक्रिया है, केवल रासायनिक अभिक्रियाएं लिखिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन भी आपको कभी कभार 2 नंबर का मिल सकता है। वैसे तो क्वेश्चन ये ज्यादातर ऐसे पूछा जाता है कि ऑस्टवाल्ड प्रक्रम विधि द्वारा नाइट्रिक एसिड के निर्माण की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, रासायनिक अभिक्रियाएं लिखिए, इसके उपयोग लिखिए, इसके रासायनिक गुण लिखिए, इसका फलाफल लिखिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन बन जाता है फिर 5 नंबर का। समझ में आया कि नहीं? लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ 2 नंबर का पूछा और आपको केवल क्या करना, केवल अभिक्रिया से मतलब है, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से चलना। ज्यादा एडवांस चलोगे कहीं तुम ऐसा ना हो कि ऑस्टवाल्ड प्रक्रम का यहाँ वर्णन करने लगो और वो आपको 0 दे दे। ठीक है, तो क्वेश्चन में केवल अभिक्रियाओं का जिक्र है, तो मेरे भाई आपको केवल अभिक्रिया ही लिखनी है ना, फालतू नहीं लिखना। केवल अभिक्रियाओं की बात हो रही है तो केवल अभिक्रिया ही देनी है। तो जरा समझिए, ऑस्टवाल्ड प्रक्रम में सबसे पहले होता है आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड, यानी कि NO, नाइट्रिक ऑक्साइड लिख देता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ना, अब देखिए जरा, अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड से क्या क्या होता है। यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वायु के साथ क्रिया करेगी क्या, और वायु के साथ क्रिया करके क्या बना लेगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेगी। ऐसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब इस नाइट्रोजन ऑक्साइड को जरा बैलेंस तो करिए आप लोग। देखो यहाँ पे 2 लगा सकते हैं, नाइट्रोजन के कितने हैं 2, तो नाइट्रोजन के 2 गुण हो जाएंगे। ठीक है, और ऑक्सीजन के कितने हैं 2 ये और 2 ये, 4, 2 दूनी 4। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको बैलेंस कर सकते हो। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आपको नाइट्रिक एसिड चाहिए, HNO3 चाहिए। अब आप क्या करोगे, अब आप वापस NO2 को यूज करोगे। ठीक है, और NO2 को आप क्या करिएगा, पानी में घोलिएगा। ठीक है, जब आप NO2 को पानी में घोलोगे तो आपको HNO3 मिल जाएगा और आपको एक मिलेगा नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, देखो NO2 को आपको जो है वाटर में घोल देना है। ठीक है, तो यहां पर मिल जाएगा क्या, HNO3 मिल जाएगा और इसके साथ एक चीज और मिलेगी। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, और ये क्या है आपका, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, तो क्या है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, इस तरह से। और वो दूसरे वाला क्या है आपका, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, इस तरीके से आप इसको जो है बना सकते हो। लेकिन आपको याद होगा कि जो हमने इसका अंतिम प्रक्रम लिया था डायग्राम में, वहां पर आपको क्या करना है, जो नाइट्रस ऑक्साइड है इसका आप फिर से अपघटन करिएगा। ठीक है, आप क्या करिएगा, उसका फिर से अपघटन करिएगा। तो देखो जरा फिर से इसका जब आप अपघटन करोगे ना, तो देखो HNO2 और इसको फिर से जो है नाइट्रिक ऑक्साइड में बदला जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड में। और यहाँ पर आपको फिर से क्या मिलेगा, NO मिलेगा और यहाँ से आपको वाटर भी प्राप्त होता है। ठीक है, अणुओं की संख्या में गड़बड़ाहट हो गया थोड़ा सा। देखो हाइड्रोजन के कितने हैं 2 और एक 3 है इधर, तो यहाँ पर आपको 3 लगाना पड़ेगा। और नाइट्रोजन के सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, देखो नाइट्रोजन के हैं 2 3, इधर 3 है और यहाँ पे भी 3 हो जाएंगे। ठीक है, और ऑक्सीजन के 2 3 6, 3 और 2 5 और एक ये 6। तो नाइट्रिक ऑक्साइड इस तरीके से जो है, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड इस तरीके से आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, एकदम रसमलाई जैसा क्वेश्चन था। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इतना आपको ही लिखना है, फालतू नहीं लिखना है। अभिक्रिया की बात की थी तो केवल अभिक्रिया ही आपको बतानी है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। शिकायतों बहुत है जिंदगी तुझसे, क्या कि शिकायतें तो बहुत है जिंदगी से, लेकिन समस्या ये है कि जितना हमारे पास है उतना लोगों को नसीब भी नहीं होता है। तो विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों,
ये सच्चाई है, क्योंकि हमारा जो टारगेट हमेशा रहता है तो किसी न किसी बात को लेकर उलझन हमेशा रहती है। यानी कि हमारे पास जितना है, जैसा है, वो बहुतों को नसीब भी नहीं होता है। इसलिए जितना आपको ईश्वर ने दिया है उसमें संतुष्ट रखिए। फिर भी यकीन ना आता हो तो आप लोग किसी ऐसे स्थान पर जाइए, रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म पर जाइए या आप कहीं बस स्टैंड पर जाइए, तो यकीनन आपका डाउट पूरी तरह से क्लियर हो पाएगा। तो इसलिए आप हिम्मत रखिए और हौसला रखिए और पढ़ाई में जो है ज़बरदस्त तरीके से रखिए, ठीक है, क्योंकि समस्याएं सबके साथ रहती है, ठीक है। समस्याओं का किसी के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। कभी कभार हम ये सोचते हैं कि हमारे जीवन से बेहतर तो कोई दूसरा जीवन जी रहा है, लेकिन आप एक बार जब उनसे मिलोगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं ही सबसे बेहतर जीवन जी रहा हूँ, है ना। तो इसलिए आप लोग जो है कभी भी अभाव में मत जिए, ठीक है। जितना है उसी में मस्त रहिए, संतुष्ट रहिए, ठीक है। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि निम्न के आईयूपीएसी नाम लिखिए। भैया आईयूपीएसी नाम की बात कर रहा है और आप यकीन मानिए कि आपको ये क्वेश्चन ना जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब मिलेगा तो बस मिलना है, ठीक है, नहीं कोई घुमाओ फिराओ वाली बात नहीं है, ठीक है। जो आना है तो आना है। देखो ए नंबर में क्या रहा है कि पोटेशियम ये दे दिया इसने के पीटी Br3 और भैया NH3 दे दिया। तो सबसे पहले एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम क्या है कि आपको धनायन ऋणायन का पता लगाना है। धनायन और ऋणायन का पता लगाना है। क्या कैसे लगाओगे? अपने ट्रिक बताया था आपको कि जो आपका आधा हिस्सा है इस साइड वाला प्लस में फेंक दीजिए, फिर इस साइड वाला अपने आप माइनस में चला जाएगा। देखो परिसर के बाहर वाला जो स्टार्टिंग वाला हिस्सा होता है वो प्लस में चला जाएगा और परिसर वाला हिस्सा जो है वो माइनस में चला जाएगा। लेकिन अगर यहाँ ना होता तो फिर ये कुछ भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिलहाल है तो भैया लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा कि पोटेशियम जो है ना ये प्लस में है, इसका मतलब ये निगेटिव की बात कर रहा है और हमें इस बात का पता इसलिए लगाना होता है। ध्यान से सुनो मेरी बात। क्या? क्योंकि ये जो अगर हिस्सा प्लस वाला इस साइड में चला गया ना और माइनस वाला हिस्सा इस साइड में आ गया तो इसका मतलब ये प्लेटिनम का प्लेटिनेट ATE8 है ना, फेरस का फेरेट। समझ में है क्या नहीं है ये बात? नाम चेंज होता है। तो फिलहाल आप एक काम करिए, सबसे पहले आप यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर याद करिए किसका? केंद्रीय धातु परमाणु का। तभी इसका नाम लिखेंगे। देखो पोटेशियम का कितना होता है? +1 और प्लेटिनम का इसको x मान लीजिए तो हमें 100 ही करना है। ब्रोमीन का -1 तो -1 की गुणा क्या करिएगा आप? -1 की गुणा करिएगा आप 3 में और उसके बाद NH3 कितनी होती है? 0 होती है। तो 1 + x - 3 और बराबर क्या है? 0 है। तो आप इस एक में से 3 घटाइएगा तो कितने बचेगा? -2 बचेगा क्या? 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा? +2 आ जाएगा। बताओ ये समझ में आया कि नहीं है? तो अभी आप इसका नाम लिखोगे। देखो मैं इसका नाम यहाँ पे लिखूंगा ए वाले नंबर का, ठीक है। देखो यहां से नाम लिखते हैं पोटेशियम। पोटेशियम जो बात परिसर से पहले हो ना उसका नाम भी आपको पहले ही छापना है, ठीक है। तो पोटेशियम इसके बाद आप चाहे तो इसका नाम लिख सकते हैं, इसका नाम लिख सकते हैं। चलिए पहले मैं इसका नाम लिखता हूं पोटेशियम एमीन। पोटेशियम एमीन और ट्राइब्रोमो ट्राइब्रोमो इसके बाद क्या है? ट्राइब्रोमो हो गया। इसको ना आप ब्रोमाइडो भी लिख सकते हो, ब्रोमाइडो या फिर ब्रोमो भी लिख सकते हो। ये क्या है? प्लेटिनम। अब ये ऋणायन की तरफ चला गया तो इसका मतलब प्लेटिनेट। प्लेटिनेट और क्या? और आयन कितना है साहब? आयन है 2, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर 2 है तो इसका मतलब सेकंड आयन। रोमन नंबर में लिखना है। यहां पर कभी आप खाली 2 लिखे होगे तो उसका दिमाग सटिया जाएगा, ठीक है। वो कुछ उल्टा सीधा कर सकता है, इसलिए आप क्या लिखोगे? इसको रोमन नंबर में ही लिखिएगा, ये नियम है, ठीक है। इसके बाद आयन भी आप लिखोगे। बताओ ये समझ में आया कि नहीं है? अब इसके बाद चलते हैं बी नंबर पे। तो बी नंबर में भी आपको सेम ऐसा ही करना है। सबसे पहले क्या पता लगाइए कि कहीं धनात्मक ऋणात्मक का मैटर कुछ उल्टा सीधा तो नहीं हो रहा। यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा धनात्मक है, पॉजिटिव, पूरा भाग पॉजिटिव है। और ये जो Cl2 आप देख रहे हो ये क्या है? ये निगेटिव वाला भाग है। मतलब आपको 8 का उपयोग नहीं करना, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पर एक समस्या है। समस्या ये है कि क्या आप इसकी ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात कर रहे हो? देखो करते हैं ज्ञात।
लो यहाँ पर देखो Cr की कितनी है, x है, क्योंकि ये तो हमें निकालना ही है। और क्लोरीन की -1 है, कोई दिक्कत नहीं। H2O की कितनी होती है बताओ, H2O की प्लस लगाया 0 होती है क्या, ×5, और ये Cl2 आया तो Cl2 कितनी हो जाएगी, 1 × 2, तो -1 होता है Cl2, तो -1 और -2, तो -1 और -2 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, -3 और बराबर 0, तो इधर जा क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो जब 0 गुना आप 5 में करोगे ना तो यहाँ आपको 0 ही मिलेगा, तो यानी कि थर्ड। देखो यहाँ से लिखना शुरू करते हैं एक्वा से, तो पेंटा एक्वा पानी का जो नाम होता है ना उसको बोलते हैं एक्वा, जल का। ठीक है, पेंटा एक्वा क्लोरो और यहाँ क्या है, क्रोमियम कितना है, थर्ड है, क्रोमियम थर्ड, और लास्ट में क्या है, क्लोराइड। एक बात आप ध्यान रखिएगा, अगर क्लोराइड अंदर है तो क्लोरो या फिर क्लोराइडो, अगर बाहर है तो उसका सिंपल नाम आपको टेक देना है। ठीक है, ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, जब सोचने वाली बात नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखो अगले क्वेश्चन में कह रहा है फिनोल की प्रकृति अम्लीय है क्यों, इसके फिनोक्साइड आयन का क्या कीजिए, अनुनादी संरचनाएं लिखिए। देखो कितना अच्छा प्रश्न है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फिनोल की अम्लीय प्रकृति का कारण पता क्या है, जानना चाह रहे हैं आप? चलो देखो मैं बताता हूँ। दुनिया में कुछ ऐसी चीजें जो हाइड्रोजन आयन त्यागते हो, या फिर जो हाइड्रोनियम आयन बनाते हो, या फिर आप कह सकते हो आर्हेनियस के हिसाब से कि जो बेचारे प्रोटॉन को क्या करते हो, बाहर निकालते हो, यानी कि जो प्रोटॉन को अलग करते हो, और ये बेचारा ऐसा ही है। और जब ये प्रोटॉन को बाहर निकाल देगा ना तो इसका मतलब ये क्या है, ये अम्लीय है। और क्षारक वे होते हैं जो उन प्रोटॉनों को ग्रहण करते हैं या फिर OH आयन को त्यागते हैं। ठीक है, कई बार बच्चे सोचे हैं कि यार इस पे तो OH आ रहा फिनोल पे। देखो विचलने वाली बात पता क्या है, क्वेश्चन देने का भी एक मतलब है यहाँ, मतलब जानना चाह रहे, मतलब ये है कि इसके ऊपर OH आ रहा ना तो इसको ये समझा कि ये फिनोल ही नहीं है, वो सॉरी ये क्षारीय नहीं है। क्षारीय क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें जो OH आ रहा है ना इसकी वजह से, तो ये OH को ही पूरे को फेंक दे बाहर, क्या दे इनको, ये तो भाई इसकी प्रकृति है। लेकिन ये अम्लीय होता है वास्तव में, क्योंकि जब हम इसमें पानी घोल लेंगे ना, या इसको हम जल में घोल लेंगे तो ये बेचारा इस हाइड्रोजन आयन को ना त्याग देगा। कहने का मतलब प्रोटॉन का त्याग कर देगा और हाइड्रोनियम आयन बना लेगा इस तरीके से। देखो ध्यान से H3O इस तरह से बना लेगा प्रोटॉन, और जब ये प्रोटॉन का त्याग कर दे नहीं तो इसका मतलब अम्लीय गुण है। ये समझ में आ गया, आंसर तो इसका कंप्लीट। इसके फिनोक्साइड आयन का अनुनादी संरचना बनाओ। अब ये जो फिनोक्साइड बनाया ना इसकी आपको क्या करनी है, अनुनादी संरचना बनानी। देखो कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले आप इसको बेचारे को उठा के यहाँ बनाओ। ठीक है, समझ में आ गई बात। इस चित्र को देखो ध्यान से, क्या करना अब अभी आपको क्या करना है, अब यहाँ पे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे, देखो 1 2 3 4 5 6 हो गए पूरे। ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, और एक ये 6। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन, अब इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का यहाँ डी नहीं लग रहा, और 2 इलेक्ट्रॉनों का मतलब पता क्या होता है, एक बॉन्ड होता है 2 इलेक्ट्रॉनों का मतलब। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग के ना यहाँ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे जी, और जब ये यहाँ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे ना तो मेरे भाई कार्बन की जो हालत है ना वो खराब हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इस कार्बन के सिर पे तो 5-5 बॉन्ड बन जाएंगे। नहीं देखो, तो मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो हमारे पास ये एक था फिनोक्साइड संरचना, ठीक है, अब आपने क्या करा, अब आपने यहाँ इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को लाए और यहाँ आपने बॉन्ड बना दिया। तो भाई जब आपने यहाँ बॉन्ड बनाया तो देखो 1 2 3 4 5, भाई कार्बन की तो हालत खराब हो रही नहीं हो रही। तो जैसे ही इस कार्बन के ऊपर बॉन्ड बढ़ेंगे तो कार्बन की हालत खराब हो जाएगी, प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और इतना तगड़ा प्रेशर बढ़ जाएगी कार्बन बर्दाश्त नहीं करने का। तो एक काम करो आप, जब ये यहाँ आने को तैयार हो गए ना तो कार्बन इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को वहां भी तो फेंक सके, या नहीं फेंक सकता बताओ। तो देखो चलिए दोनों इलेक्ट्रॉनों को कहाँ फेंक दिया, यहाँ से तो बॉन्ड हट गया और इलेक्ट्रॉन जा लिए वहां। ठीक है, इतना समझ में आया। देखो उन इलेक्ट्रॉनों को आपको जो है नहीं छेड़ना,
ठीक है, इस तरीके से चलाना है, या आप इसको चाहे ना भी बनाओ। ठीक है, बात समझ लो बस। ठीक है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन हटता है वहां पर पॉजिटिव भी आप दिखा सकते हो साइड में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आया, ये इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से आपको दिखाना है जोड़े में। अब इन इलेक्ट्रॉनों का भी यहाँ पर जी नहीं लग रहा है, ये कह रहे हैं कि हमें भी बॉन्ड बनाना है। ठीक है, हम भी बॉन्ड बनाएंगे, हम भी बॉन्ड बनाएंगे, इस तरह से चिल्ला रहे हैं। तो चलो इनका भी बॉन्ड बनवाओ। ठीक है, जब आप इनकी मांग पूरी करोगे ना तो अगले कार्बन की हालत खराब कर देगा। ये देखो यहाँ हालत खराब हो जाएगी। कैसे, 1 2 ये आया ना, 1 2 3 4, अरे एक हाइड्रोजन ने बना रखा 5। तो कार्बन क्या करेगा कि चलो भाई अगर उनका भला कर रहा तो ठीक है, लेकिन मैं यहाँ ये इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन अगले वाले कार्बन को दे देगा तुरंत पकड़। ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ दे देगा, इस वाले कार्बन को दे देगा। देखो ठीक है, चलो फिलहाल आप धनायन ऋणायन कुछ ना लगाओ, थोड़ा तेजी से देखो बात को। जो है यहाँ ये आपके डबल बॉन्ड है, इनको नहीं छेड़ा। और आपको क्या करना, ये देखो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बना लिया, कोई बात नहीं। अब ये बॉन्ड वहां चला गया इलेक्ट्रॉन के रूप में, लो जी, इसको नहीं छेड़ा, लो जी। समझ में आया बात। अभी आपको क्या करना है, अभी जो इलेक्ट्रॉन थे ये फिर कह रहे हैं कि हम भी बॉन्ड बनाएंगे, हमारा भी अधिकार है, हमें बाहर फेंक दिया गया, हम भी तो रहना चाहते हैं। कार्बन को दया आ जाएगी, इस कार्बन को, इसको ये कहेगा कि मेरे लाल तुम भी आ जाओ और अपनी मुराद जो है पूरी कर लो और बंद बना लो। लेकिन जैसे ही बंद बनाने को तैयार होंगे तो कार्बन के पास फिर वही समस्या, ये फिर कहेगा कि यार मेरी तो हालत खराब होगी। अब जब इस कार्बन की हालत खराब होगी तो कार्बन इस वाले बॉन्ड को जो है इलेक्ट्रॉन के रूप में अगले वाले कार्बन को सौंप देगा। बताओ समझ में आ रही क्या बात आपकी। तो जब ये अगले वाले कार्बन को जो है इलेक्ट्रॉन सौंप देगा तो क्या हो जाएगा, देखिए जाए, ये दे दिए इलेक्ट्रॉन इस तरह से। इस बॉन्ड को नहीं छेड़ना है, इसने क्या करा, बॉन्ड बना लिया। अब ये जो आप देख रहे हैं ना बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन के रूप में यहां पर चले जाएंगे। ठीक है, अब ये फिर वही जिद करेगा क्या, कि हमें भी बॉन्ड बनाने का अधिकार है ना। तो चलो भाई इसका अधिकार भी देखते हैं। तो जैसे ही ये यहाँ बॉन्ड बनाएगा ना तो ये जो वापस बॉन्ड है जहां से इलेक्ट्रॉन लाया था ना वापस वहीं फेंक देगा। ठीक है, कि ले जाओ अपने इलेक्ट्रॉन, हमें बॉन्ड वॉन्ड नहीं बनाना है। ठीक है, तो देखो इस तरह से हो जाएगा। तो O निगेटिव है और यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, ये इसको नहीं छेड़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ, इस तरह से आप इसकी अनुनादित संरचना बना सकते हो। एक बार जब आप इसको बिना देख के बनाओगे ना, प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको जो है समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो 5वें का जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमें क्या दिया है भाई, क्रियात्मक समूह क्या है और क्रियात्मक समायोजकता क्या है। C2H6O में दो क्रियात्मक समूह के बारे में जो है स्पष्ट करो। ये क्वेश्चन ऐसे भी आया हुआ है पेपर में कि C2H6O में ऑक्सीजन और एल्कोहल और ईथर क्रियात्मक समूह को समझाओ। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, वास्तव में क्वेश्चन ऐसे है, सुन लीजिए, मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन ऐसे आया है कि C2H6O ठीक है में एल्कोहल और ईथर क्रियात्मक समावयवता को समझाओ। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फिलहाल आपको क्रियात्मक समावयवता की परिभाषा लिखनी है। क्रियात्मक समावयवता की परिभाषा इतनी मुश्किल नहीं है, यानी कि समावयवता का क्या मतलब है। ठीक है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, क्या ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, बहुत ध्यान से समझेंगे। आसान परिभाषा है, एकदम सिंपल, रसमलाई की तरह मैं हमको बोल लूंगा और बस आप यहीं से कैच करिए और यहीं से कैच करके जो है अपनी व्हाइट सी या जैसे भी आप कॉपी ले रहे हो और नोट कर लीजिए। ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हो कि समान अणुसूत्र वाले वे यौगिक, ठीक है, समान अणुसूत्र वाले वे यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह का व्यवहार भिन्न होता है, क्रियात्मक समावयवता या क्रियात्मक समावयवी कहलाते हैं। और इस घटना को
क्रियात्मक समावयवता कहते हैं। एकदम आसान क्वेश्चन। अब इसके बाद समझते हैं C2H6O। अभी आपको दो तरह के इसमें जो है बना देना है क्या कि C2 या CH3 CH2 और OH। इसका भी बना सकते हो क्या CH3 और CH3। ये क्या है आपके पास, देखो कार्बन कितने हैं, 2 है क्या, तो 2 कार्बन मैंने यहाँ पे ले लिया। हाइड्रोजन 6, तो 3 है 2 5 और 1 6, और ऑक्सीजन 1 है तो ऑक्सीजन मैंने यहाँ पे ले लिया। उधर देखो कार्बन कितने हैं 2 1 2, तो दोनों कार्बन। हाइड्रोजन कितने 6, 3 ये 3 ही, और वो क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अकेला बीच में। ये क्या है एल्कोहल है, क्या एल्कोहल, और ये क्या है इथर है। ठीक है, आप इसका नाम भी लिख सकते हो क्या लिखना चाहो तो। ये क्या है एथेनॉल, एथेनॉल, या फिर आप इसका सादा नाम लिख सकते हो एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल भी इसका सादा नाम होता है। आप इसका क्या नाम लिखोगे मेथोक्सी, मेथोक्सी मेथेन। ठीक है साहब, मेथोक्सी ऑक्सी एल्कोक्सी एल्केन। समझे बात, CH3 के लिए भी मेथेन लगेगा क्योंकि इधर कार्बन 1 है। मेथोक्सी में भी क्या लगेगा मेथ लगेगा क्योंकि इधर भी कार्बन 1 है। इस ऑक्सीजन को चाहे तो आप इसके साथ जोड़ दीजिए या इसके साथ जोड़ दीजिए, बराबर है दोनों। ठीक है, इतना समझ में आया होगा आपके क्वेश्चन। आप चाहो तो इसका ये शॉर्ट ले सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर इसके बाद। तो डव प्रक्रम द्वारा जो है फिनॉल प्राप्त करना है। तो डव प्रक्रम द्वारा जब आप फिनॉल प्राप्त करोगे तो आपको क्या चाहिए NaOH चाहिए क्या, और आपको एक चाहिए क्लोरोबेंजीन। ठीक है, एक चाहिए आपको NaOH। ठीक है, और यहां होना चाहिए हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। ठीक है, उच्च ताप और उच्च दाब, उच्च दाब। ठीक है, अभी क्या होगा, ये पॉजिटिव आयन में डिवाइड हो जाएगा, ये नेगेटिव आयन में डिवाइड हो जाएगा, ये यहाँ अटैक करेगा और ये Cl जो है बेचारा इसके साथ चला जाएगा। इस तरह से आप समझ सकते हो। OH ये बढ़िया फिनोल एकदम रस मलाई की तरह अभिक्रिया NaCl। देखो जरा NaCl तो इसके साथ Cl के साथ निकल जाएगा, और जो आपका क्या है जो आपका OH है वो वहां अभिक्रिया करेगा, यानी कि वहां अटैक करेगा। लेकिन इतना आसान भी नहीं है। ठीक है, लेकिन फिलहाल आपको वहां एग्जाम में इतनी अभिक्रिया लिखना है, फालतू नहीं लिखना। ये क्या हो जाएगा आपका फिनोल। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपके। एकदम आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं क्यों। तो संक्रमण तत्व जो है ये रंगीन आयन बनाते हैं। ठीक है, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे इनको। चलिए मैं आपको इसका एक ट्रिक बताता हूँ, एकदम सिंपल ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि अगर डी के अंदर, क्योंकि इनकी बाह्यतम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है वो डीप कोश में प्रवेश करता है, इतना तो आपको पता ही होगा। देखो जो संक्रमण धातु है उनको हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, है ना। और अगर इनके ऊपर डी के ऊपर क्या आ रहा हो 0 आ रहा हो तो, या फिर डी के ऊपर क्या आ रहा हो 5 आ रहा हो तो, या फिर डी के ऊपर क्या आ रहा हो 10 आ रहा हो तो क्या होता है ये रंगहीन बनाते हैं, रंगहीन। ठीक है, और क्यों, क्योंकि अस्थायी कक्षा हो जाती है, अस्थायी कक्षा। इतना आप ध्यान रखिएगा। लेकिन अब क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि संक्रमण तत्व जो है वो रंगीन आयन क्यों बनाते हैं। मान लीजिए आपके पास स्कैंडियम 21 है, और स्कैंडियम 21 में आपको इस बात का पता लगाना है कि रंगीन आयन बनाएगा या नहीं बनाएगा। ठीक है, तो आप इसके लिए क्या कीजिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। अगर इसकी बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनमें से मैच होता है तो समझ लीजिएगा कि वो रंगहीन है। अगर इनके ऊपर ऐसा नहीं आ रहा है तो वो समझ लीजिए क्या है, वो रंगीन है, कलर वाला है। चलो मैं 1-2 एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको, क्योंकि एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो मेरे पास चलो क्रोमियम है, Cr को देख दो। ठीक है, देखो तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। ठीक है, तो 2 और 2 4 6 10 और 2 12 6 18 और 2 20 और 4 24। लेकिन विद्यार्थी यहाँ क्या होगा, ये जो अपवाद वाली बात है ना, ये इसको एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा 4s1 और 3d5, और जब इसके ऊपर ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो ये क्या बनाएगा, रंगहीन हो जाएगा। मतलब इसकी कक्षा जो है अस्थायी हो जाएगी। देखो जरा ध्यान से यहाँ पर इसके हिसाब से, और आप इसको क्या लिखोगे, आप इसको यहाँ लिखोगे। तो ये संक्रमण तत्व जो है ना रंगीन आयन क्यों बनाते हैं, क्योंकि इनकी कक्षा जो है अस्थायी होती है और
इनकी संयोजकता परिवर्तनीय होती है और क्या होता है इनमें, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक इनकी संरचना होती है। ठीक है, ज्यादातर यही कंडीशन सबके साथ है। आप इस ट्रिक को ध्यान रखिए तो दिक्कत नहीं होगी। अगर यहाँ 4 आ रहा हो तो आप इसका 1 इलेक्ट्रॉन किसी से मांग लीजिए। अगर यहाँ 3 भी आता है ना तो इधर नहीं इलेक्ट्रॉन मांग लेता, ये एस को बिल्कुल खाली कर देता। बस एक समस्या थी कि एस को फिर हमें इधर लिखना पड़ता, तो 4s1 लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, जो आपबाव का नियम होता है ना, कक्षा 11 में आपने पढ़ा था आपबाव का नियम, जब यानी कि 1s2 2s2 आपने लिखा था। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये इसको फॉलो नहीं करता। ठीक है, ये कहता है कि हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। ठीक है, हम किसी को फॉलो नहीं करने वाले हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये किसी को फॉलो नहीं करता। आप बाव का नियम तो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता। एकदम सिंपल इसका नियम, इसको लिखते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से लिखते हैं इसको। तो ये इस तरह से होता है संक्रमण तत्व, इनके रंगीन आयन बनाते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन, बस हमारे पास ये 2 लास्ट क्वेश्चन बचे हैं, इसके बाद ठीक है वीडियो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आप लोग जरा थोड़ी देर और शिद्दत के साथ बैठे रहिएगा। देखो, संपर्क कक्ष पर क्रम में सल्फ्यूरिक अम्ल को प्राप्त करने की अभिक्रिया लिखिए। तो दोस्तों इसमें केवल आपको अभिक्रिया ही लिखनी है, ज़्यादा सोचने वाली कोई बात नहीं है, केवल अभिक्रिया पूछ रहा है। तो अभिक्रिया ही पूछ रहा है ना, तो अभिक्रिया ही लीजिए। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ था, सबसे पहले हमारे पास गंधक था। गंधक मतलब सल्फर। तो सल्फर को आपने यहाँ पर जो है जलाया था। तो सल्फर को आप जलाइएगा तो क्या बनेगा, आपको SO2 मिलेगा। क्या, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है, सल्फर डाइऑक्साइड आपको मिल जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, इसको फिर से वायु के साथ जलाइएगा। ठीक है, मतलब अभी इसकी जो तड़ास भड़ास है वो निकली नहीं है, हम तो एक बार और जलेंगे, एक बार और जलेंगे, जिद कर रहा है। चलिए इसकी जिद पूरी करिए। ठीक है, SO2 को एक बार और वायु में जलाइएगा तो ये मिल जाएगा SO3। ठीक है, मतलब सल्फर ट्राइऑक्साइड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। सल्फर के कितने हैं, 2 2 दूनी 2 तिया 6, तो 2 दूनी 4 और 2 6। इसका नाम है क्या, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। और आपको पता होगा सल्फर ट्राइऑक्साइड, और आपको पता होगा क्या, संपर्क कक्ष की बात कर रहा है। क्या संपर्क कक्ष की अगर बात हो रही है तो भैया यहां पर आप क्या करोगे, आप इसमें H2SO4 को घोल दोगे। ठीक है, बड़ा अजीब लग रहा होगा कि H2SO4 ये बनाना चाहते हैं और H2SO4 फिर पहले से कहां से लाओगे। यही तो समस्या है संपर्क कक्ष में, आपके पास पहले से ही थोड़ा सा H2SO4 होना चाहिए, तभी ये अभिक्रिया सक्सेसफुल है। तो आप इसको क्या करोगे, H2SO4 को इसमें घोलोगे तो ये बना लेगा ओलियम H2O7। एकदम तेल के जैसा गाढ़ा गाढ़ा लिक्विड होता है, एकदम सरसों का तेल हो। ठीक है, एकदम गाढ़ा लिक्विड होता है, इसको बोलते हैं ओलियम। ओलियम क्लियर है इतना। देखो H के कितने हैं, 2 है, H के 2, H के कितने हैं 2, ऑक्सीजन के कितने हैं 3 और 4 7। अब असली खेल समझिए, यहाँ H2H2O7। तो जब आप H2SO7 में क्या घोलिएगा, पानी में घोलिएगा ना, जब आप इसको पानी में घोलोगे तो क्या होगा, तो भैया यहाँ पर बढ़ेगा क्या, 2H2SO4। यही बनाना चाहते थे हम। H के कितने हैं 2 और 2 4, 2 दूनी 4। सल्फर के कितने हैं 2 2, ये रहा सल्फर, ये रहा ऑक्सीजन के 7 और 1 8, तो 4 दूनी 8। बस यही बनाना था सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, ये बन गया सल्फ्यूरिक अम्ल। इतना समझ में आया आपके। एक बार आप चाहे तो इस अभिक्रिया को आप जो है रोककर दोबारा से समझ सकते हो। एक काम और करेंगे आप, जो मैं क्वेश्चन आपको यहाँ से करा रहा हूँ ना, तो आप इसको एक बार बिना देखे भी करके देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन में दे रखा है क्या कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है, 25 है। इसके M पॉजिटिव यानी कि मेटल है, जो भी है वो मेटल है। M का मतलब यहाँ धातु से है भाई, मेटल से है। तो पॉजिटिव आयन, 2 पॉजिटिव आयन के लिए क्या कर रहा है, चुन के आघूर्ण ज्ञात कीजिए। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो परमाणु क्रमांक फिलहाल आपके पास कितना है, 25 है। 25 M में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि वो जो भी है वो धातु ही है। तो 1s2 2s2, M का मतलब मेटल से है, X होता तो हेलोजन परिवार से होता। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5।
25 चेक करो है या नहीं टोटल ठीक। 2 और 2 4 और 2 6 10 और 2 12 6 18 और 2 20 और 5 25 है। क्लियर हो गए। अच्छा चलो एक बात बताओ, परमाणु क्रमांक 25 किसका होता है? मुझे कमेंट करके बता दो क्या? मुझे कमेंट करके बताओ परमाणु क्रमांक 25 किसका होता है। ठीक है। अब एक बात और बताइए, इसके एम आयन का मान पूछ रहा है। एम के ऊपर क्या लिखिए आप? आयन लिखिए। जब आप इसके ऊपर प्लस लिखिएगा ना तो यहाँ हो जाएगा 23। तो आप सेम परमाणु क्रमांक क्या है, लेकिन यहाँ कितना हो जाएगा 3D घटाइए 2 तो 3D 3 आ जाएगा। ठीक है। बात अभी यहाँ खत्म नहीं हुई है मेरे भाई, खत्म नहीं हुई है। क्वेश्चन में क्या रहा है कि परमाणु सॉरी चुंबक के आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो चुंबक के आघूर्ण आपसे वो ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो चुंबक के आघूर्ण का एक फॉर्मूला होता है क्या कि मयू बराबर √n और +2। मयू बराबर √n और n+2। और n क्या है यहाँ पर? क्वांटम नंबर है। ठीक है, मुख्य क्वांटम नंबर है। ठीक है, तो मुख्य क्वांटम नंबर का मान क्या है भैया? मुख्य क्वांटम संख्या का मान बताओ। एक बात देख लीजिए कि सही जा रही है नहीं। तो मुख्य क्वांटम संख्या का मान कितना है? 3 है। इसमें गड़बड़ नहीं करनी है, आप इस 3 को समझ के बैठ जाओ, ये 3 लेना है। ठीक है, 3 और 3 + 2। ठीक है, 3 और 2 5, तो 3 × 5 बताओ कितना हो जाएगा गुणा करके? 5 से 15। और 15 किसका वर्ग होता है? ये समस्या गंभीर है। 15 किसका वर्ग होता है? ठीक है, 15 किसका वर्ग होता है बताओ। चलो देखो, आप तो मुझे एक बात बताओ, 16 किसका होता है? 4 का। 16 किसका होता है? 4 का। तो 15 किसका होता होगा? 3.9 के लगभग। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 3.9 बोर मैग्नेटॉन Bm। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? बोर मैग्नेटॉन होता है। ठीक है, तो आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूं। क्या होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूं? आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि परमाणु क्रमांक 25 किस तत्व का होता है। ठीक है, किस तत्व का होता है और किस ब्लॉक में इसको रखा जाता है। ठीक है, या फिर आप मुझे इतना बता दीजिए कि परमाणु क्रमांक 25 किस तत्व का होता है। ठीक है, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब सुनिए बात। देखो, आज की वीडियो में हमने केमिस्ट्री के पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। फिर भी आपका किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। पूरा प्रयास करूंगा आपके कमेंट का जल्द से जल्द जवाब दूं। ठीक है, तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, ताकि इससे मुझे जो है मोटिवेट मिले और मैं आगे भी इस तरह से काम करता रहूं। ठीक है, और एक बात दूसरी ये है कि जो आपके आसपास कोई जानकार हो उनके पास भी ये वीडियो शेयर कीजिए, उनको भी इसके बारे में बताइए कि एग्जाम समय में ये वीडियो आपके लिए और उनके लिए कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। फिर हम इसके बाद भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान किसी टेस्ट पेपर को लेकर आपके सामने आएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में केवल इतना।